हर खबर गुड न्यूज नहीं होती, किंतु जरूरी नहीं कि हर खबर आपको हताश करे, हर खबर आपको निराश करे। आ गया हूं मैं आशुतोष चतुर्वेदी, गुड न्यूज के गुनहगारों की खबर लेने। पूछूंगा 7 सुलगते हुए सवाल, तो करते हैं इसी के साथ इस बुलेटिन की धमाकेदार शुरुआत। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई की क्रूज पार्टी की। देखिए, मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम सामने आने पर फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप है। लेकिन यह पहली बार नहीं है, नशा और बॉलीवुड का नाता बरसों पुराना है। एक बड़े स्टार पुत्र का नाम आने से बॉलीवुड और ड्रग्स के अंतहीन कनेक्शन पर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी करके शाहरुख के बेटे आर्यन समेत 8 लोगों को वहां से पकड़ा। आज आर्यन और उसके 2 दोस्तों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी गई है। तो आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर हैं। करते हैं शुरुआत, और 7 सवाल में से पहला सवाल आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 1 ये रहा कि ड्रग्स केस में कैसे आया आर्यन का नाम। तफसील से शुरुआत करते हैं। पहले एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करते हैं। आप जान लीजिए किस तरह से ये कनेक्शन सामने आया, क्या कुछ अभी तक खुलासा हुआ, जांच कहां तक आगे बढ़ी, तो हमारी रिपोर्ट देखिए। शनिवार को मुंबई में एक लग्जरी क्रूज लाइनर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने छापा मारा। छापे के दौरान ब्यूरो के अधिकारियों को ड्रग्स तो मिला ही, उसके साथ 8 लोग भी पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल था। एनसीबी के अधिकारियों ने पहले आर्यन से पूछताछ की और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी के मुताबिक क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी और उसमें ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज और मुनमुन को भी पकड़ा गया था। एनसीबी का कहना है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन को ड्रग्स लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसमें आर्यन खान को केवल ड्रग्स लेने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी दोनों आरोपियों पर ड्रग्स लेने के साथ ही खरीद फरोख्त के आरोपों की धाराएं भी लगाई गई हैं। हमारी एनसीबी एमजेडीयू की इंटेल थी, इनपुट थी, और उसके बाद एकदम प्रोफेशनल मैनर में उसे अंजाम दिया गया। आपने देखे कि कई प्रकार के ड्रग्स भी हमने रिकवर किया उसमें, और इंटरमीडिएट क्वांटिटी में भी काफ़ी ड्रग्स है, और भी कुछ फॉलोअप एक्शन हमारी जारी है। जल्दी आप देखेंगे कि कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन में लीड्स मिलेंगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रेव पार्टी में 1,500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों को उस भीड़ में केवल 8 से 10 लोगों की तलाश थी। उन लोगों के बारे में एनसीबी को मुखबिरों से टिप मिली थी। मुखबिरों ने बताया था कि लग्जरी क्रूज लाइनर पर ड्रग्स का इस्तेमाल और कारोबार करने वाले लोग जुटने वाले हैं। एनसीबी को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक आर्यन खान का नाम पहले से संदिग्धों की लिस्ट में था, इसलिए आर्यन और अरबाज पर नजर रखने के लिए एक अलग से खास एनसीबी अधिकारी को रखा गया था। हालांकि क्रूज पर आर्यन खान के नाम पर कोई विशेष रूम बुक नहीं हुआ था, लेकिन आयोजकों ने आर्यन और अरबाज के नाम से खास कॉम्प्लीमेंट्री रूम रखा हुआ था। अभी वो इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। वो जो है इन्वेस्टिगेशन में ही हमारा जो आगे का लिंक्स है, व्हाटएवर, आई कैन नॉट शेयर दैट विद यू। जैसे ही ये दोनों उस खास कॉम्प्लीमेंट्री रूम में जाने लगे, अचानक से एनसीबी के अधिकारी दोनों के सामने आ गए और इन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया गया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो आर्यन खान के पास तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अरबाज मर्चेंट के जूतों में से चरस बरामद हुई। इसके बाद दोनों के मोबाइल एनसीबी ने जब्त कर लिए और उनकी जांच की गई तो वो चैट्स हाथ लगे, जिसमें ये दोनों चरस के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। एनसीबी के मुताबिक आर्यन ने अपने बयान में भी एनसीबी अधिकारियों के सामने ये बात दोहराई। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को ये भी पहले से पता था कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट उस ट्रक पेडलर के लगातार संपर्क में थे, जिनकी तलाश काफी पहले से एनसीबी कर रही थी। और अब इस जानकारी के आधार पर उस पेडलर से अरबाज के संबंधों को एनसीबी खंगाल रही है। इसके तहत एनसीबी को पता चला है कि आर्यन का सबसे करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट कहां से ड्रग्स लाता है, और ऐसे में इस मामले में अभी कई जगहों पर छापेमारी हो सकती है। एनसीबी सूत्रों के अनुसार जरूरत पड़ने पर आरोपी के घर पर भी रेड की जा सकती है, लिहाजा अब शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी एनसीबी रेड कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ने शनिवार 2 अक्टूबर के बाद आज सोमवार को फिर से क्रूज में छापेमारी की, जहां सुबह हुई इस छापेमारी में एनसीबी टीम ने फिर से ड्रग्स बरामद की।
इस ड्रग्स बरामदगी के साथ ही क्रूज से कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है और एनसीबी ने उन सभी लोगों के ड्रग पेडलर से संबंध खंगाल रही है। जांच जारी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अरबाज को ड्रग्स पहुंचाने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है, जो आर्यन और उसके दोस्त अरबाज का कॉमन कॉन्टेक्ट है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, और दूसरा सवाल यह है कि क्रूज पर हुई पार्टी में क्या कुछ बरामद हुआ, यह जानना भी बेहद जरूरी है। आइए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि क्या कुछ वहां से मिला है, एनसीबी टीम ने वहां से रिकवर किया। एनसीबी ने क्रूज पर से नशे के सौदागरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक खास प्लान तैयार किया था। ये क्रूज मुंबई से 2 अक्टूबर को 2 बजे से निकलना था और गोवा गए बिना समुद्र में सफर करके इसे वापस मुंबई लौटना था। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को जब अपने मुखबिर से ये खबर मिली तो वो उस शिप पर चलने के लिए अपने अधिकारियों के साथ तैयार हो गए। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों ने क्रूज के टिकट्स के लिए लाखों रुपए खर्च किए। जैसे इस क्रूज का सफर शुरू हुआ, आरोपियों ने पार्टी शुरू कर दी। एनसीबी की टीम ने पहले तो हिडन कैमरे से इनके वीडियोस बनाए और फिर रेड की घोषणा कर दी। जैसे ही एनसीबी ने रेड का ऐलान किया, वहां अफरा तफरी मच गई और आरोपियों ने ड्रग्स को छुपाना शुरू कर दिया। आर्यन के दोस्त अरबाज के जूतों से एनसीबी को ड्रग्स मिली। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी में आरोपियों के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नगद मिले हैं। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने आज सोमवार को फिर क्रूज पे छापेमारी की। सुबह सुबह हुई इस छापेमारी में एनसीबी टीम को फिर से ड्रग्स मिला, जिसके बाद क्रूज से कुछ और लोगों को पकड़ा गया है। उन सभी लोगों के ड्रग पैडलर से संबंध खंगाले जा रहे हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अरबाज को ड्रग्स पहुंचाने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। एनसीबी के मुताबिक इसका नाम श्रेयस नायर है। श्रेयस आर्यन और उसके दोस्त अरबाज का कॉमन कॉन्टेक्ट है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में सुबह 6 बजे 20 अधिकारियों की टीम शिप में क्रू से पूछताछ करने पहुंची थी। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक शिप में मौजूद सभी लोगों की सूची हासिल कर ली गई है। उसी के आधार पर कई नाम फिल्टर किए गए हैं, जिनकी तलाश में दिल्ली, मुंबई समेत बेंगलुरु और गोवा में उनको पकड़ने की कोशिश जारी है। इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपियों ने जानबूझकर इस क्रूज को अपनी पार्टी के लिए चुना था। असल में ये शिप मुंबई से गोवा जाने के दौरान कुछ वक्त के लिए इंटरनेशनल वाटर में भी ट्रेवल करता है। ऐसे में आरोपियों का मानना था कि अगर ये ड्रग्स करते हुए इंटरनेशनल वाटर में पकड़े भी जाते हैं तो भारतीय कानून इन पर लागू नहीं होगा और वो आसानी से बच जाएंगे। लेकिन वानखेड़े और उनकी टीम को इसकी भनक पहले से थी, इसलिए आरोपियों की योजना फेल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्रूज पर चल रही पार्टी में 1,500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन एनसीबी को एक खास सूचना मिली थी, एक टिप मिली थी कि वहां कुछ ड्रग्स से जुड़े हुए कुछ खास लोग मौजूद रहेंगे। इसको देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उन लोगों को पकड़ने के लिए एक खास प्लान बनाई, योजना तैयार की और जैसे ही पार्टी शुरू हुई, एनसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें आर्यन खान समेत 8 लोग पकड़े गए। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद एनसीबी ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल यह रहा। तीसरा सवाल है कि क्रूज पर मौजूद 1,500 से ज्यादा लोगों में चंद लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई, वो क्यों पकड़े गए? लेकिन इसका जवाब एक रिपोर्ट के जरिए हम पहुंचा रहे हैं, देखें आप। एक लग्जरी क्रूज लाइनर जिस पर 1,500 से ज्यादा लोग सवार थे, मुंबई से समुद्र में निकलती है और पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन इस क्रूज पर केवल मस्ती करने वाले ही सवार नहीं थे, बल्कि उस शिप पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन उन अधिकारियों का मकसद मजा लेना नहीं, बल्कि उन लोगों को पकड़ना था जो नशे से जुड़े हुए थे। शिप पर 1,500 लोगों के होने के बाद भी एनसीबी के अधिकारियों की आंखें केवल उनको तलाश रही थी जिनके बारे में उन्हें मुखबिरों से सूचना मिली थी। थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों की नजरों ने अपने टारगेट को ढूंढ लिया और उसके बाद उनकी नजरें उन पर टिक गईं। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां मौजूद लोगों के रगों में नशा घुलने लगा, एनसीबी के अधिकारियों ने रेड का ऐलान कर दिया।
रेड की घोषणा होने के साथ ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और आरोपियों ने ड्रग्स को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ ने तो ड्रग्स को फेंकना भी शुरू कर दिया था। एनसीबी ने वहां से आर्यन खान समेत 8 लोगों को पकड़ा और वहां से आरोपियों के पास से ड्रग्स बरामद किया गया। इसके बाद आरोपियों से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसके बाद कई और खुलासे हुए। इसके बाद एनसीबी के 20 अधिकारियों ने आज सुबह फिर से क्रूज शिप पर छापेमारी की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को वहां से ड्रग्स की फिर से एक खेप मिली है। आज की छापेमारी के बाद एनसीबी ने शिप में सवार होने वाले सभी लोगों की लिस्ट हासिल की है और उसके आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर ड्रग्स के लेन देन और कारोबार से जुड़े होने के संदेह हैं। इसके लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा में कई जगहों पर छापेमारी की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आज इस मामले के तहत हुआ क्या कुछ। तो आज इस मामले में क्या क्या हुआ हम बता रहे हैं आपको, और देखिए आप हमारी रिपोर्ट। हमारे संवाददाता दिवेश सिंह उन्होंने वहां पर पड़ताल की, पूरी रिपोर्ट उनकी देखिए आप। शनिवार को हुई क्रूज लाइनर पर एनसीबी की रेड के बाद आर्यन खान और उनके अलावा 7 अन्य लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सारे ही लोगों को एनसीबी की कस्टडी में रखा गया था, जबकि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया। वो कस्टडी आज खत्म हुई। आज एनसीबी के अफसर फिर से एक स्पेसिफिक इनपुट के तहत जब क्रूज लाइनर मुंबई वापस लौटा, फिर से क्रूज लाइनर पर पहुंचे और फिर से वहां पर रेड की। आपको बता दें कि हमारे सूत्र एनसीबी से ये बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में मेफेड्रॉन, जो कि एक नारकोटिक ड्रग है, इसे बरामद किया गया है और जिसके बाद करीब 8 लोगों को एनसीबी के दफ्तर डिटेन कर लाया गया। उन्हें अभी एग्जामिन किया जा रहा है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। एक श्रेयस नायर नाम के एक ड्रग पेडलर को, जिससे कि आर्यन और अरबाज कांटेक्ट में थे ऐसा कहा जा रहा है, उसे भी डिटेन किया गया है, उसे भी एग्जामिन कर रही है एनसीबी। उसका रोल जांचने की कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और अभी अन्य जगहों पर भी रेड्स हो सकती है, ऐसा एनसीबी के अफसर कह सकते हैं। और कल बेलापुर में एक जगह रेड हुई थी, नवी मुंबई में जो स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों की भी इनपुट्स एनसीबी के अफसरों के पास है, जहां पर रेड्स की जा सकती है। इस पूरे सप्लाई चेन को बस्ट करने की कोशिश एनसीबी के अफसर कर रहे हैं और इसी के तहत आगे भी रेड्स चलती रहेंगी, आगे भी अरेस्ट होते रहेंगे इस केस में। तो हमारे संवाददाता दिवेश स्वराज की आपने ये रिपोर्ट देखी। देखिए, ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन कोई नई बात तो नहीं है, सब जानते हैं। इसमें संजय दत्त से लेकर हनी सिंह जैसे बड़े कलाकार शामिल रहे हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी ड्रग्स की बात सामने आई थी। लेकिन ड्रग्स की गंभीर समस्या से जूझ रहे बॉलीवुड में इन मामलों के सामने आने के बाद वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अब तक कुछ सकारात्मक नहीं हुआ। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल इसी बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा हुआ कि ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन में अब तक क्या कुछ मिला है, यह भी जानना जरूरी है। एक और रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई, आप देखें। उन्नीस में एक फिल्म आई थी हरे कृष्णा हरे राम, जिसमें एक गाना था दम मारो दम। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में रियल लाइफ का धुआं रियल लाइफ में छाने लगेगा। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी बॉलीवुड का पहला मामला नहीं है, लिस्ट लंबी है। दरअसल लोगों को सिर्फ फिल्मी दुनिया की चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रेस और टेंशन सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं जो इसका हिस्सा होते हैं। कभी खुद का नाम बनाए रखने का स्ट्रेस, कभी अपना स्टारडम बचाए रखने का तनाव, कभी काम न मिलने पर तनाव, तो कभी जरूरत से ज्यादा काम करने की टेंशन, और कभी इस ग्लैमर को खुलकर जीने के लिए सितारे ड्रग्स की चपेट में आते हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी जांच में कई सितारों के नाम ड्रग्स केस से जुड़े। जांच हुई, पूछताछ हुई, लिंक्स मिले, चेन बढ़ता चला गया। कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह के साथ उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारती सिंह के संघर्ष और कामयाबी की मिसाल दी जाती है। छोटे से इलाके से गरीबी से जूझते हुए मुंबई में स्टार बनने तक का सफर भारती ने अपने हुनर के दम पर पूरा किया, खूब नाम कमाया, कामयाबी हासिल की, लेकिन इनका नाम भी ड्रग्स केस में आ गया।
बॉलीवुड में ड्रग्स की लत में पड़ने और फिर उससे उबरने की सबसे बड़ी कहानी तो संजय दत्त की रही है। संजय दत्त को ये लत तब लगी थी जब उनके पिता सुनील दत्त बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर हुआ करते थे। संजय दत्त 1982 में ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी हुए थे और 5 महीने जेल में भी रहना पड़ा था, और ये बात उन्होंने खुद भी कई बार स्वीकार की। बॉलीवुड के बड़े एक्टर और डायरेक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का फिल्मी करियर भी ड्रग्स की वजह से धुआं हो गया। साल 2011 में फरदीन कोकीन खरीदते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। बड़ी मुश्किल से सजा से बच पाए थे। इस कड़ी में ममता कुलकर्णी का नाम भी शामिल है। किसी वक्त बॉलीवुड में राज करती थी ममता कुलकर्णी। इनका नाम तो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट तक से जुड़ चुका है। साल 2016 में थाने में करीब 2000 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। इसमें ममता का नाम सामने आया था। कॉमेडी एक्टर विजय राज की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी ड्रग से जुड़ी हुई है। 2005 में दुबई में ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बेकसूर है। हनी सिंह, मनीषा कोइराला, राहुल महाजन, महेश भट्ट और प्रतीक बब्बर जैसे नाम भी शामिल हैं, जो कभी नशे के दलदल में फंस चुके थे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और इच्छा शक्ति के बाद नशे की गिरफ्त से बाहर आए। बॉलीवुड में हनी सिंह आज भी अपने पुराने रुतबे को पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स की चपेट में आने के बाद हनी सिंह का पूरा करियर ग्राफ जिस तरह से डूबा, उससे हर किसी को सबक लेने की जरूरत है। बीते कुछ महीने में एनसीबी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, उससे एक उम्मीद तो जरूर बंधी है कि जल्द ही मायानगरी ड्रग्स मुक्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो बात हो गई मुंबई की। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में नशा तो इतना बड़ा मुद्दा है कि हर चुनाव में पंजाब को नशा मुक्त करने का आश्वासन पंजाब में नेता देते हैं, लेकिन वहां भी नशे के कारोबार से लोगों को मुक्ति नहीं मिली है, आज तक नहीं मिली। दिल्ली, मुंबई और देश के लगभग सभी बड़े शहरों की बात करें तो नशे का व्यापार आसानी से यहां चलता रहता है। और आज का हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ, देश और नशा। देखिए, नशे के सौदागरों को कहां से मिलती है ये ड्रग्स, जानना बहुत जरूरी है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के कारोबार में सबसे ऊपर है अफगानिस्तान। यहां की आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक अफीम का कारोबार ही है। तो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से नशे का जाल यहां पर फैला हुआ है। विस्तृत अगर जानकारी साझा करें तो देखिए, ड्रग्स के व्यापार में सबसे आगे अफगानिस्तान ही है। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, यहां दुनिया के लगभग 90% अफीम की खेती होती है अकेले अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी होती है, पाकिस्तान ड्रग्स तस्करों की मदद करता है, सीमा पार से ड्रग्स भारत पहुंचता है और बॉर्डर से नशे के कारोबारी ड्रग्स अन्य शहरों में पहुंचाते हैं। भारत में रेव पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि यहां कौन कौन से ड्रग्स उपयोग में आते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हेरोइन, नशे की लत लगने का इससे खतरा। कोकीन, खतरनाक ड्रग, सीधे दिमाग पर असर डालता है। एलएसडी की बात करें तो करीब 12 घंटे तक नशा रहता है। एमडीएमए, पार्टी में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। गांजा, चरस, हशीश सबसे कॉमन ड्रग है जिसे पार्टियों समेत हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। और अब देश के कई बड़े शहरों में नशे का कारोबार फैल रहा है। नशे को युवाओं तक पहुंचाने के लिए रेव पार्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स सिंडिकेट के लिए ये पार्टियां किसी वरदान से कम नहीं होती हैं। यहां वो जमकर युवाओं को ड्रग्स बेचते हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल यही है कि क्यों बढ़ रहा है रेव पार्टियों का ये चलन। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब दे रहे हैं रिजवान मर्चेंट, जो कि एनडीपीएस मामलों के वकील हैं। एक पार्टी के बहाने से जो ऑर्गेनाइजर होता है वो लोगों को इनवाइट करता है और लोगों को इनवाइट करके उसके जो कॉन्टैक्ट्स के जो एसोसिएट्स, जो ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो जो है वो ड्रग्स वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर्स के अंदर। और वहां पे ड्रग्स का एंजॉयमेंट होता है, प्लस लाउड म्यूजिक होती है। तो म्यूजिक तो सिर्फ एक बहाना होता है, लेकिन इट्स अल्टीमेटली जिस नशे के अंदर बच्चे जो घूमते हैं तो वो म्यूजिक के साथ में उसको एंजॉय करना, उसी को रेव पार्टी बोलते हैं।
अब हम 7वें सवाल की तरफ बढ़े उसके पहले जानना जरूरी है कि रेव पार्टी क्या है, क्योंकि रेव पार्टी हमेशा आप चर्चा सुनते हैं। देखिए, पार्टी में म्यूजिक और नाच गाने के साथ ड्रग्स का सेवन, पार्टी में गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। ऐसी पार्टियों का आयोजन बेहद गोपनीय तरीके से होता है। हाई प्रोफाइल पार्टी होती है। अधिकतर रईस युवा इन पार्टियों में शामिल होते हैं। नशे में डूबे युवा पूरी रात ऐसी पार्टियों में नशा करते हैं। ड्रग्स सिंडिकेट इन पार्टियों में ड्रग्स बेचते हैं, जिसको कहते हैं ड्रग्स पेडलर। तो अपने देश में ड्रग्स के सेवन और खरीद बिक्री सब पर प्रतिबंध है, बैन है ये, और इसके लिए कानून भी बने हुए हैं। लेकिन इन कानूनों के बाद भी ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल रुका है और ना ही कारोबार। ऐसे में आज शाम 7 बजे का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ, और 7वां सवाल रहा ये कि ड्रग्स पर क्या कहता है कानून। कानून का खौफ बेहद जरूरी है, लेकिन ड्रग्स मामले पर कानून क्या कुछ बना हुआ है, और इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं वकील रिजवान मर्चेंट। ड्रग्स के ऊपर कानून तो अपना एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट पहले जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता था वो सेशंस कोर्ट के अंदर हमारे कम से कम नहीं तो 5 से 6 स्पेशल कोर्ट्स थी और रेगुलर केसेस बनते थे। केसेस की जो काउंटिंग थी वो काफी फिनोमिनल थी, यानी दिन में कम से कम 5 से 6 रिमांड रेगुलरली कोर्ट के अंदर आया करते थे। तो बिजनेस ट्रेड जो था ड्रग्स का वो एक्टिव था, डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिव था, तो केसेस जो है वो रेगुलरली वो बनते जा रहे थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सेशंस कोर्ट के अंदर सब्जेक्ट टू करेक्शन 5 से 6 कोर्ट्स की जगह पर फिलहाल खाली 2 कोर्ट्स बची है। जाहिर है 2 कोर्ट्स के अंदर काम भी होना चाहिए, तो काम जब सीजर्स उतने हो नहीं रहे हैं, केसेस जब इतने बन नहीं रहे हैं, तो उतनी स्पेशल कोर्ट्स रखकर कुछ फायदा भी है नहीं। तो देश के जो युवा हैं वो लगातार नशे की लत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए रोकना बहुत जरूरी है और सबको साथ आना होगा। सख्त कानून की दरकार है और उसको पालन भी सख्ती से ही कराना होगा। आज शाम 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वायरल फैक्ट।